तो आइए, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम आज क्या बताने वाले हैं आप सबों को। आज बताने वाले हैं क्लास 12वीं से लिया गया हिंदी, और हिंदी से मैं बताऊंगा आप सबों को एक निबंध के बारे में जिसका शीर्षक है बातचीत। क्या है? जिसका शीर्षक है बातचीत, और बातचीत शीर्षक के माध्यम से ये निबंध है, और ये निबंध के माध्यम से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को लेके आए हैं। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं आप सबों को, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम बोर्ड में टच करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसका आंसर भी आपको देना है अच्छा से, और इसका आंसर भी देना है आपको अच्छा से, इसलिए इसको देखना होगा बहुत ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, और इससे पहले हम बता देते हैं कि इसको लिखने वाला कौन है। तो इस बातचीत जो शीर्षक निबंध है, इसको लिखने वाला है आपका बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण का भट्ट का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में, जो कि उस समय का मतलब जन्म के समय का जो डेट था वो था 23 जून 1844 ईस्वी को बेनी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था। और इसकी माता का नाम क्या था? ये जो पार्वती देवी की बगिया में एक दुर्लभ पुष्प प्रकट हुआ था, जिन्होंने हिंदी साहित्य के बालकृष्ण भट्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको बालकृष्ण भट्ट से हम क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और कुछ बातचीत शीर्षक निबंध जो है उससे भी दिया गया है, और बार बार टच होने वाला जो क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिए हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म सबसे पहले देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1844 ईस्वी में। तो फर्स्ट में है, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म हुआ, जन्म के बाद मृत्यु। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबका मृत्यु होना है, और जिस रोज भी पैदा हुआ है सबको जाना हो एक दिन। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में, और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 10 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। ये 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन नंबर। बात करते हैं तीसरा नंबर क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट जो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे। क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट जो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बात करते हैं चौथा नंबर में क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? सती सावित्री देवी, पार्वती देवी, राधिका देवी, श्याम देवी। तो ये हम आपको पहले बता दिए थे क्वेश्चन मतलब स्टार्ट होने से पहले कि इसकी माता का क्या नाम था। तो पार्वती देवी इसकी माता का नाम था। तो चौथा नंबर का भी आंसर आपको मिल गया। चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आता होगा, आप समझ पाते हैं अच्छा से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे और कौन सा क्वेश्चन पूछ दे जो आप अच्छा से नहीं समझ पाए। तो अच्छा से समझना है और वीडियो में बने रहना है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही खास है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ही इसके निबंधकार हैं। समझ गए? चलिए नंबर बात करते हैं 6 नंबर क्या था, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार आया है हर जगह। कहीं कोई सा भी एग्जाम बोर्ड में आप आ जाइए, कोई सा भी साल में आ जाइए, और सेंटर एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चन जो आपका VVI क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत में क्या कहना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट आखिर इस बातचीत में लिखा क्या है? तो यही क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आता है बार बार, इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन नंबर, यानी बातचीत की शैली। बातचीत की शैली जो होता है, तो यही बातचीत की शैली आपको बार बार बताना चाहता है कि बातचीत का क्या होता है, रंग ढंग व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही आपको बार बार बता रहा है यहाँ पे। तो अगर 2 व्यक्ति के बीच बातचीत होता है, 3 व्यक्ति के बातचीत होता है, तो अगर हमें वाक शक्ति ना होता, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन क्या है, इसी तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मतलब इसी का मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है आपका बातचीत।
क्या है, बातचीत। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। यहाँ पे जो बाल कृष्ण भट्ट जो शीर्षक के निबंधकार जो हैं, तो वो जो उसका जो जन्म हुआ था, उसका जो रचना करने का ढंग था, वो आखिर मतलब किस युग के बारे में अक्सर बताया करते थे, किस युग के बारे में अक्सर मतलब जानकारी सबको दिया करते थे। तो इसका हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग का रचनाकार थे। और युग कितने प्रकार के हैं, तो भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग, उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि रचनाकार किस युग, यहाँ पे युग की बात क्या है, तो भारतेंदु युग, भारतेंदु जो होता है वो कभी वो उसके युग के थे, या मुंशी प्रेमचंद के युग के थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के युग के थे। यही आपका मतलब उसका जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। किसका, उसका जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। किसका, भारतेंदु का, मुंशी प्रेमचंद का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मतलब वो लोग किस युग के कवि थे, किस युग के कवि जानकार थे, तो उसी युग के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 में क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन नंबर में क्या है, माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रभा या ज्योति। तो इसके बारे में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये दे दिया है ऐसे ही। चलिए बात करें 9 नंबर में क्या कहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया है। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो यहाँ पे लिखा है बातचीत, तो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से मिलता जुलता है, और आपको जो समझा रहा है तो ये किस भाषा से रिलेटेड है, तो यहीं पे ये बताना चाहता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, हिंदी भाषा से। क्या है, ये हो जाएगा आपका हिंदी भाषा से, यानी इसका डी नंबर यानी हिंदी शब्दकोश से लिया गया है। ये बाल कृष्ण भट्ट जो बताना चाहता है इस बातचीत के माध्यम से, तो ये हिंदी भाषा में रिलेटेड है, हिंदी भाषा में जानकारी दे रहा है, ना कि उर्दू और इंग्लिश में, संस्कृत में। भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। क्या है, भट्ट जी, बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वो किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ये बता रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि प्रारंभिक काल में ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर, यानी 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल के इंट्रेंस परीक्षा में दी थी। क्या दी थी, और वह बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से ही सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक रूप से मानवता का सेवा किया है। क्या किया है, वो उसी समय जिस समय क्या है हिंदी प्रदीप, तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो जो समाज में रहा है, वो सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक जो है वो सभी हिंदी के माध्यम से सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो समझा रहे थे। तो यहाँ पे बात करके बात किस प्रसिद्ध रचनाकार कौन सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, छायावाद, भारतेंदु युग और रीतिकाल। ये आपका 10 नंबर में दिया हुआ है। 10 नंबर में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन कि पहले में क्या बात, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में ये आया था कि बाल कृष्ण युग किस युग की रचनाकार है, तो यहाँ पे भारतेंदु युग होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10वां में भी किस प्रसिद्ध रचनाकार हैं, तो ये भी भारतीय युग हो जाएगा। बात करते हैं 11 नंबर में क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे। किस विधा के, यहाँ पे बैठिए क्वेश्चन को चेंज किया थोड़ा सा, किस विधा के महान रचनाकार थे। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आलोचना अधिक करते थे। क्या करते थे, आलोचना के। तो ये ऐसे तो आप समझिए कि किसी का मन की बात की कोई तो कह नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पे एक आलोचना होता है कि आखिर मतलब कि बात करते करते आगे क्या बोलता है। कभी कभी ऐसा भी हम कह देते हैं कि इसके आगे ये बोलने चाहता था, ये बोलना है या यही बोलना ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहना चाहता है कि भट्ट जी जो है हिंदी साहित्य किस विधा के महान रचनाकार थे। तो ये जो कहानी, कविता, शीर्षक, निबंध, ये सब जो लेके आते थे ना, तो ये अधिकतर देखा जाए कि 50% आलोचना ही लेके आते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आलोचना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि
भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। भट्ट जी ने, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की बात कर रही है कि भट्ट जी ने, आखिर कवि ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। प्राचीनता की पुष्टि किया है, नए पुराने दोनों पक्ष का लिया है, या नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है, या कहानी दिया है। ये आपको आखिर बालकृष्ण भट्ट दिया क्या है, तो यही आपको पूछना चाहता है कि 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है। एक आलोचना के तौर पर ये पुरानी बातचीत जो होती है, ये 2-3 जाहिर आदमी के मतलब बीच 3-4 जी बात होता है, वो गप्पा सप्पा होता है, ये कहता है कि बेबाक शायद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि ये जो बातचीत करने का ढंग जो बता रहा है, ये नया तरीका का बातचीत करने का ढंग बता रहा है। इस बातचीत करने में एक नया दिशा यहाँ पे देना चाहता है कौन, बालकृष्ण भट्ट। और इस बातचीत के माध्यम से एक नया रंग, एक नया रूप और एक नया दिशा होना चाहिए, यही आपको यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। और अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे क्या मारता है, कहानी की तरफ मार देता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस बातचीत के माध्यम से हमें नया मतलब जमीनी स्तर की बातचीत हो रही है और नया दिशा, एक नया दिशा की एक नया रास्ता हम देख रहे हैं, खोज रहे हैं, और एक नया रंग रूप के तरीके से हम इस बातचीत को अपनी कह रहे हैं। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन बारे में। कहता है कि भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक हुए या हैं या होते थे। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो पत्रकार, निबंधकार और आलोचक, यहाँ भी आलोचक आया, आलोचक पहले आपका क्वेश्चन में भी पूछ चुका था। तो संस्कृत भाषा, असमी भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा या सभी विधाओं में है। तो 12 नंबर ये क्या कहता है कि 12 नंबर यहाँ पे आ गया है, और हम पहले बताए 15 नंबर, फिर आगे 12 नंबर, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर में क्या कहता है कि ये आपका कहता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा हिंदी भाषा के हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए भट्ट जी जो है वो जब मतलब क्या सामाजिक के तौर पर मानिए या साहित्यिक के तौर पर या नैतिक या राजनीतिक या जब भी मानव जाति की सेवा करना चाहा, तो वो जो भाषा जो यूज करते थे, माने भाषा का उपयोग जो करते थे, वो हमेशा हिंदी भाषा का ही यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसलिए 4 आदमी के बीच जब बातचीत करती थी, वो बैठती थी, तो पत्रकार बन के हो या निबंधकार बन के हो या किसी के बारे में आलोचना करना हो, तो अक्सर हिंदी भाषा में ही बताते थे, हिंदी भाषा में ही किया करते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी भाषा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस में रखा है। देखिए जब आचार्य शुक्ल जी थे, तो वो शुक्ल जी जब अंग्रेजी साहित्य से तुलना करते थे, ये हिंदी इसका क्या था, हिंदी साहित्य था, और वो जो हम बात कर रहे थे वो अंग्रेजी साहित्य के बारे में बात कर रहे थे। तो आचार्य बालकृष्ण भट्ट और शुक्ल आचार्य जी, तो ये दोनों की बातचीत का जो तुलना यहाँ पे कर रहा है, तो उसी तुलना को हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि शेक्सपियर द्वारा, वाक शक्ति द्वारा, पढ़ने की शक्ति द्वारा या एडिशन की द्वारा। तो ये मतलब 4 दिया हुआ है, तो चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही आपको यहाँ पे बताना चाहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे एडिशन और स्टील के द्वारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडिशन और स्टील के द्वारा यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कर्म किया है। हिंदी साहित्य में जो किन किन विधाओं में, मतलब इसका विधा मतलब क्या क्या था, क्या क्या खास था, तो इस बातचीत के माध्यम से हिंदी विधाओं में सृजन यानी उसको किस तरह सींचा है। जैसे हम किसी को सींच के बड़ा करते हैं, तो उसी तरह उसके सींचने का कर्म जो है वो किस मतलब विधाओं से हम उसको जान सकते हैं या पहचान सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। आपका ऑप्शन में क में क्या है, उपन्यास विधा में, ख में दिया है कहानी विधा में, और ग में दिया है नाटक विधा में, और घ में दिया अंग्रेजी का अंधानुकरणीय विधा में दिया है। तो 14 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सभी विधाओं में ही इसका माना जाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि सभी विधा इसका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंग्रेजी विधा काट के आप सही लिख सकते हैं कि सभी विधा में, सभी विधा में। उपन्यास में भी कहा है और
कहानी में भी बताया है कहीं कहीं, और नाटक में भी बताया गया, अंग्रेजी का अनुसरण किया है। यानी अंग्रेजी का अनुसरण यहाँ काट के आप लिख सकते हैं कि सभी विधाओं में। क्या लिखना है आपको? ऑप्शन नंबर डी में लिखना है सभी विधाओं में। ठीक है, चलिए बात करें 16 नंबर में क्या कहता है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक शक्ति है, उसमें से एक शक्ति है। ये तो VVI क्वेश्चन है, हमारे चैनल में भी VVI बन गया है क्वेश्चन। तो एक वाक शक्ति ही है जो मनुष्य को देते ही उसकी बातचीत करने की ढंग बदल देती है। वो गूंगा नहीं होती है, वो मुक्त भी नहीं होती है, और उसकी सृष्टि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर वाक शक्ति उनके साथ है तो। ठीक है, समझ गए? इसका ख नंबर वाक शक्ति। बात करते हैं 17 नंबर में क्या कहता है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी होती, क्या होती, या सृष्टि गूंगा होता, या हमें बोलने की शक्ति ना होती तो हम कैसे जीते, या किस तरह अपना मतलब रंग रूप बदलते। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि चल नहीं सकते, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो ये अगर हमें मतलब क्या है कि वाक शक्ति माने बोलने की भाषा, बोलने की शक्ति अगर मेरे मनुष्य के अंदर नहीं होता तो चल नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बोलना हम अगर जैसे कि कोई गहरा है, वो तो मतलब जो कोई गूंगा है तो वो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो चल सकता है। क्या चल सकता है? ये आपका गलत हो गया। अच्छा, वो देख सकता है, देख नहीं सकता, नहीं वो देख भी सकता है, ये भी आपका आंसर गलत है। वो खा नहीं सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि जो भी गूंगा रहता है तो वो सिर्फ बोल नहीं सकता, लेकिन खा सकता है, देख सकता है, चल सकता है, सो सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके मुंह में बोली नहीं है तो वो कुछ नहीं बोल नहीं सकता, एक दूसरे को समझा नहीं सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ नहीं सकता है। कहीं पढ़ना और बोलना ये दोनों एक ही होता है। क्या होता है? दोनों एक ही होता है। इसलिए आप बात करते हैं 18 नंबर में क्या कहता है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, पर्वतों पर रहने वाला आदमी, समुद्र के बीच रहने वाला आदमी, या रेगिस्तान में रहने वाला आदमी। तो ये आखिर आदमी ये था कौन? तो ये आदमी कौन था? तो ये आदमी था जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? खाना पीना, ये गलत बात है। देखिए यहाँ पे अपने ही नॉलेज में लगाइए, दिमाग लगाइए कि आखिर जब तक आदमी बोलता नहीं तो उसका क्या प्रकट नहीं होता। इसका खाना पीना ये गलत है। पेट में रहता है, पेट भूखा है या खाया हुआ है, ये दूसरा आदमी नहीं जानता है। हंसना रोना ये कोई भारी बात नहीं है, हम अपनी मर्जी से हंसते हैं, अपनी मर्जी से रो सकते हैं। ये हमें कोई मतलब दूसरा आदमी प्रकट नहीं कर सकता है कि आखिर ये हंसने का विचार से है या रोने का विचार से। सोना जागना ये आपकी मन की इच्छा है, जब जागो तब सवेरा, जब सो जाओ तभी रात हो गया। और गुण दोष, उसकी गुण दोष, यहाँ पे उसका गुण और उसका दोष, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट, उसका गुण दोष उसे प्रकट नहीं होता। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप बोलेगा नहीं तो दूसरा आदमी यानी ईश्वर अनमोल दी हुई एक कीर्ति है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो हम पशुओं की भांति होते, हमें एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, वार्तालाप नहीं कर पाते, इसलिए उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये बात करते क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है। ये किनका मत है? जैसे कि असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है, ये किसका मत है? तो ये है आपका प्लेटो का, रूसो का, एडिसन का या मार्क्स का। तो असल में बातचीत देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या कहा है कि बातचीत करने की कला प्रविधि है जो यूरोपियों के लोगों द्वारा प्रचलित है। इस बातचीत की पूर्णतः शोभा कला प्रवीण विद्वान मंडली में ही पाया जाता है। और बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि असल में बातचीत की जो ढंग होती है वो दो ही व्यक्ति के बीच होती है, क्योंकि बातचीत देखिए बेन जॉनसन का भी एक विचार आया है कि बेन जॉनसन के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका साक्षात रूप दर्शन आप नहीं कर पाते हैं। और एडिसन का भी मत यही है कि क्या है कि जब तक
असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो वो आपस में अपना दिल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दिल से बातचीत करते हैं। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आता है तो वहाँ पे बातचीत करने का ढंग जो है वो कहीं और चला जाता है। क्या होता है? वो कहीं और चला जाता है, इसलिए अच्छा से बातचीत नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एडिशन। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। अगर हम किसी के साथ, जैसे कि मान के चलिए किसी के साथ हम बैठ के बातचीत करते हैं, एक आदमी के साथ, तो जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये जो जितना भी बात शेयर हुआ है तो इन्हीं से हुआ है। बात को अगर ये मतलब कहीं दूसरे जगह पहुंचाएगा तो यही पहुंचाएगा। अगर बात को कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं सुना तो मतलब यही सुन नहीं कहेगा। ठीक है, अगर ये बात फैल गई तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये बात हम किन किन से शेयर किए थे और किसने इस बात को फैलाया, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि बातचीत जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो बातचीत खुल जाती है। कब खुल जाती है? दो व्यक्तियों के कानों में पड़ने से, 6 व्यक्तियों के कानों में पड़ने से, या 3 व्यक्तियों के कानों में पड़ने से, या 1 व्यक्तियों के कानों में पड़ने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 व्यक्तियों के कानों में पड़ने से ये बातचीत क्या होता है? पूरी तरह खुल जाती है। इसलिए जब भी बातचीत करें तो 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत करें, और भी अपने बात और उनके बात, आपके बात उनसे, उनके बात आप तक शेयर होके बस यही एंड हो जाना चाहिए। जब 3 आदमी के बीच बातचीत होती है तो ये बातचीत का पता नहीं चलता है कि आखिर बातचीत कहाँ से कहाँ चल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 व्यक्तियों के कानों में। बात करते हैं 22 में। क्या कहता है कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? अशिक्षित, क्या कहता है? लिखा हुआ है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो हंसी मजाक कहते हैं, बतकही कहते हैं, गप कहते हैं, ठिठोलिया कहते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके मतलब स्क्रीन पे। क्या कहता है कि अशिक्षित लोग जो होता है, जो पढ़े लिखे कम होते हैं या मतलब बहुत कम जानकार होते हैं, तो उन लोगों के बीच जो बातचीत होती है तो किस प्रकार की बातचीत होती है? कहने का मतलब यही होता है यहाँ पे किस बच्चा बातचीत होती है, तो ये होती है बातचीत बतकही बातचीत होती है। क्या होती? बतकही बातचीत होती है। मतलब जिनके मन में जो आया कह दिया, जिनका मन में जो हुआ वो सुन लिया, और हाँ पे हाँ सब कोई मिला के बात को वहीं पे इधर उधर करके छोड़ देता है। ना कोई काम का बातचीत होता है, ना कोई मजाक का बातचीत होता है। बस बात कही, जो मन में आया 2-4 आदमी के बीच, वहाँ पे बातचीत करते करते बात खत्म, या बात एंड, या बात शुरुआत, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत जब भी होती है वो बतकही कहलाती है। चलिए बात करते हैं 23 नंबर में। क्या कहता है? यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? यूरोपीय लोग जब बातचीत जो करते हैं ना, तो उस समय बातचीत का मतलब देखिए, साधारण बातचीत वो होता है, या दुर्लभ होता है, या असाधारण बातचीत होता है, या समझदारी की बातचीत होता है। जब यूरोपीय आदमी जब बातचीत जो करती है तो उस समय उसकी बात क्या होता है? दुर्लभ होता है। क्या होता है? बहुत ही मतलब प्यार से वो लोग बातचीत करते हैं, और एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल के बातचीत करते हैं कि तीसरा लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर बातचीत क्या होता है। तो इसलिए जब यूरोपीय लोगों के बीच बातचीत होती है वो बहुत दुर्लभ की बातचीत होती है। बात करते हैं 24 नंबर में। क्या कहता है? सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? मूर्खों की मंडली को कहते हैं, या ठिठोरे की बैठकी को कहते हैं, यूरोपीय प्रवीण विद्वान मंडली को कहते हैं, या गांव के चौपाल को कहते हैं। ये आपके स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? तो 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यूरोपीय प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहते हैं? सृष्टि गोष्ठी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी गौ नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं आपका कितना? 25 नंबर में। 25 में क्या कहता है? यूरोपियन विद्वान अपनी बातें किन प्रकार दूसरों के सामने रखते हैं? मूर्खतापूर्ण ढंग से, या चतुराईपूर्ण ढंग प्रसंग के द्वारा, बेहतर बीत ढंग से, या शुष्क भाव से रखते हैं। ये 25 नंबर में आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा अपनी बातचीत यूरोपीय विद्वान लोग रखते हैं। यूरोपीय लोगों के बीच बातचीत होती है वो दूसरी है, लेकिन यूरोपीय के बीच जो विद्वान लोग की बातचीत जब होती है वो चतुराई से कोई प्रसंग छोड़ते हैं, और वही प्रसंग के माध्यम से अपनी बातचीत को वहाँ पे हल करते हैं, या बातचीत करने की एक ढंग उन लोग के पास होती है।
अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26, किनके बीच घंटे भर तक काव काव करते रहने पर भी वह कुछ ना होगा। किन लोगों के बीच घंटों घंटों अगर आप काव काव करते हैं तो उन लोगों को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि आप एक समझ सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना मतलब कहीं कुछ कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि वो योग कौन सा होता है, वो आपका होता है शिक्षकों के बीच, शुष्क पंडितों के बीच, जिगनियों के बीच या बनियों के बीच। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षकों के बीच, शुष्क पंडितों के बीच और गिरनियों के बीच, और बात करते हैं कि बनियों के बीच। बनिया मतलब वो जो चांदी सोने के काम करते हैं, और गिरनी मतलब पति जो घर की पत्नी जो घर को संभालते हैं, और शुष्क पंडित मतलब आलसी टाइप का जो पंडित होता है वो, और शिक्षक मतलब होता है जो जानकार शिक्षक पढ़ाई लिखा लोग होते हैं उनके बीच। तो किन क्वेश्चन क्या कहता है, किनके बीच घंटे तक का काव काव करने से कुछ ना होता है। तो 26 नंबर का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आलसी जो पंडित होते हैं उसके बीच अगर आप कोई चीज़ का प्रसंग छोड़ते हैं या किसी प्रकार की कोई बातचीत करते हैं तो उनके सामने वो काव काव करने जैसा ही बातचीत होती है। आप 2-4 बात बोलिए, वो सोचेंगे, फिर 2-4 बार वो कहेंगे, फिर आप बोलिए, फिर आप सोचिए, वो सोचेगा। इसी तरह बातचीत को काफ़ी मतलब देर तक 3 घंटे 4 घंटे तक लेके चलते हैं। बस काव काव बात में बताता है, बातचीत का कोई ढंग ही नहीं रहा। बातचीत किए, क्या किए नहीं किए कुछ समझ में आता ही नहीं है, किसी को आया भी नहीं, पता नहीं क्या मकसद से बात किए, क्या हो गया, और बात करने के बाद क्या मिल गया। यही सब बातचीत यहाँ पे आलसी पंडित के बीच कहा गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट वीडियो, कहा कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। इसलिए वीडियो अब अच्छा से आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और VVI क्वेश्चन, जहाँ तक उम्मीद है VVI क्वेश्चन लेके आप सबों के बीच फिर से आऊँगा मैं। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।